हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम्स जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सेट्स में पढ़ा था उसका सिमिलर अभी लॉजिक में आपके क्या ऑपरेशंस होते हैं। एंड होता है, और होता है, कंडीशनल है और बाय कंडीशनल। इसका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। सिमिलरली जैसे आप यूनिवर्सल सेट्स होते थे, इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट तो होगा ही। Next, for and, that is your conjunction. For conjunction, your particular set of operation would be that is your union. कि अगर आप लॉजिक में and लगाओगे तो आपको यूनियन डालना है, अगर लॉजिक में आप और लगाओगे तो आपको इंटरसेक्शन डालना है। अगर आप लॉजिक में वेन डायग्राम्स के लिए कंडीशनल डालोगे तो कंडीशनल के लिए क्या आएगा, आपका सबसेट वाला थ्योरी आएगा, सबसेट। और आपका बाय कंडीशनल रहा तो इक्वल सेट्स का थ्योरी है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट अगर एंड स्टेटमेंट है, एंड के कंजंक्शन के साथ है तो यूनियन होता है, और के साथ होता है तो इंटरसेक्शन होता है, कंडीशनल है तो सबसेट हो सकता है, और बाय कंडीशनल है तो इक्वल होगा। तो इसके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हम आज लेते हैं। आई गेस 4, 5, 6, 7, 9 क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कराता हूँ और सेकंड और थर्ड के भी 2 ही कराऊंगा, बाकी सब आपको होमवर्क के लिए करना है। तो फर्स्ट है आपका रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। सिंपल है, सिर्फ आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको सिर्फ उसका बेसिक स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट वन, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। सम यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कोई भी एक है, एटलीस्ट वन है, नॉट नेसेसरी कि उसमें 0 हो, एटलीस्ट 1 होता है। सम में हम सम जब आता है, ये सम कीवर्ड जब आएगा तो आपको याद रखना है कोई ना कोई एक तो होगा ही, एक से ज़्यादा हो सकता है या एक हो सकता है, पर एक से कम नहीं हो सकता। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। तो सबसे पहले आप लोगे यू एज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फिर आप लोगे, समझो एस ले लो, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आपका ओ ले लो, सेट ऑफ ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। सो अभी आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रेक्टेंगल बनाते हो दैट इज ऑलवेज फॉर यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इस सेट में सब स्टूडेंट्स हैं। फिर आपका है एक सेट एस जो क्या है, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। फिर एक है यहाँ पे क्या लिखा है, सम। तो कोई ना कोई इंटरसेक्शन होगा ही ओ और एस के बीच में, ये जो पार्ट होगा कि आपके कोई ना कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो होंगे जो ओबीडिएंट भी होंगे। तो ये हो जाएगा आपका एस इंटरसेक्शन ओ इज नॉट एम्प्टी। ये फाइव का साइन है PHI जो आपका एम्प्टी सेट का साइन कहलाता है। तो एम्प्टी सेट, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, सम ऑफ दी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओबीडिएंट होते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ओबीडिएंट नहीं है और हार्ड वर्किंग नहीं है। सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट ही हो गया क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी नहीं आ रहा। अगर एम्प्टी आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दी, आई गेस लेट मी जस्ट सी दैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एन इजी वन, और तो उसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या है अभी, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि योर all teachers are scholars and scholars are teachers. Okay, point of anyone. All teachers are scholars and all scholars and नहीं लिखा शायद, and scholars are
पहला स्टेटमेंट है कि सारे टीचर्स स्कॉलर होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कि सारे स्कॉलर्स टीचर्स होते हैं। ये एक चीज़ हो गई। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मली यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिखोगे, जो टीचर नहीं है, जो स्कॉलर नहीं है, उनको भी काउंट करें। फिर आप टीचर के लिए ले लो सेट ऑफ ऑल टीचर्स। फिर आप स्कॉलर्स के ले लो एस सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। अभी इनडायरेक्टली क्या कहा गया है कि जितने टीचर है वो सब स्कॉलर, जितने स्कॉलर है वो सब टीचर। तो अगर आप देखोगे ये सॉरी ये आपका यू हो गया। तो जो आपका टीचर्स का सेट है उसमें समझो जो नाम आ रहे हैं स्कॉलर्स के, वही स्कॉलर्स का नाम टीचर्स में भी आएगा। इसमें जो स्कॉलर्स है उनका नाम इसमें भी आएगा, इसमें जो टीचर्स है उनका नाम इसमें भी आएगा। तो आपका इनडायरेक्टली टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और ये आपको पता ही है कि जब टी इज इक्वल टू एस है, मतलब दोनों सेट में सेम नाम है, तो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। और दोनों सेट में एम्प्टी तो कुछ है नहीं, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी ऐसा लिखा जाएगा कि यू एंड इस सेट में टी इज इक्वल टू एस आएगा कि आपके दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में सेम कंपोनेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है। Next we move on to the fourth one. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ज्योमेट्री बेस्ड है और थोड़ा प्रॉपर्टीज के याद रखने के लिए। If a quadrilateral is a rhombus, if a quadrilateral is rhombus, then it is a parallelogram. Now if you see, rhombus के भी साइड्स पैरेलल होते हैं और पैरेललोग्राम के भी साइड्स पैरेलल होते हैं। बस फर्क ये रहता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। और रोम्बस में साइड्स कॉम्पोनेंट होते हैं, पैरेललोग्राम में साइड्स कॉम्पोनेंट नहीं। सो इफ यू सी हियर, तो सबसे पहले आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, कि मतलब इसमें सब क्वाड्रिलैटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह वगैरह सब। फिर आपका समझो आर ले लो, सेट ऑफ रोम्बस। फिर आप पी ले लो, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाओ, जो हो गया आपका यू। अभी आप देखोगे कि आपको पहले तो पैरेललोग्राम का सेट बनाना है, ये समझोगे आपका पैरेललोग्राम का सेट। पैरेललोग्राम का सेट हो गया तो आपको दिया गया है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, देन इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर कुछ क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम होंगे, पर अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस नहीं हो सकता। तो इसमें आपका क्या आएगा कि पैरेललोग्राम के ही सेट में आपके एक छोटे से रोम्बस का सेट आएगा। और यहाँ पे क्या है, ए फॉर देन, जो किस में होता है, सबसेट में होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका आर इज सबसेट ऑफ पी। मतलब क्या कि आपके रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, आपके कुछ रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम के सेट में आ सकते हैं। आई होप इट्स विजिबल। सो मतलब मैं क्वेश्चन समझा दूँ आपको कि आपको दिया गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो समझो आप 4-5 क्वाड्रिलैटरल लेते हो जो रोम्बस है, तो वो 5 क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। एक बड़ी लिस्ट है पूरे पैरेललोग्राम्स की, उसमें से 5 नाम ऐसे हैं जो रोम्बस भी है, तो उन 5 नाम को आप अलग लोगे तो
वो रोम्बस का सेट पैरेललोग्राम के सेट का सबसेट हो गया। तो वो 10 नाम में से 5 नाम आपने रोम्बस के निकाले तो वो आपका रोम्बस का सेट इसका सबसेट हो गया। तो इनडायरेक्टली मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ये सबसेट का साइन है जो आपको पता होना चाहिए। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन था, नेक्स्ट वी मूव टू दी ड्रॉ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे क्वेश्चंस जो तीनों क्वेश्चंस जो है वो सेम है। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला करके बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है आपका, some share brokers are chartered accountants. Your second questions, first one, some share brokers are chartered whatever it is accountants. So अभी इसमें क्या होगा, पहले आप लोगे सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, फिर आप देखोगे इसमें दो लोग हैं, दो ऑक्यूपेशन, शेयर ब्रोकर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो शेयर ब्रोकर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स। अगेन यहाँ पे क्या है, सम मैंने आपको बताया था उसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन, या जिसका मतलब एक या एक से ज्यादा। तो कुछ शेयर ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यू लोगे सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कुछ एस, और फिर बाद में आप लोगे एस सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स, और सी सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंटेंट्स। सॉरी फॉर दी शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले आप बनाओगे एक यूनिवर्सल सेट यू, उसके बाद आप एक एस सेट बनाओगे तो शेयर ब्रोकर्स का, उसके बाद एक आप चार्टेड अकाउंटेंट। आपने सम लिखा है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर ब्रोकर्स ऐसे रहेंगे जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, या कुछ चार्टेड अकाउंटेंट ऐसे होंगे जो शेयर ब्रोकर होंगे। तो आपको एस इंटरसेक्शन सी एफ डी नहीं आना। ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट वन। सेकंड वाले में दो ही क्वेश्चन है। दूसरा है नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। सो डेफिनेटली आपका विकेट कीपर्स बहुत अलग होते हैं, बॉलर्स बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होता है, जैसे एम एस धोनी ने एक बार बॉलिंग की थी और केविन पीटरसन को आउट कर दिया था पहली बॉल पे। सो देयर इज मैनी एक्सेप्शन, बट ऐसा ज़रूरी मोस्टली ऐसा होता है कि विकेट कीपर्स को बॉलिंग नहीं दी जाती है। विकेट कीपर्स या तो बैट्समैन होते हैं या तो कीपर्स ही होते हैं। सो नो विकेट, तो इसमें आपको एम्प्टी सेट आएगा कि एक सेट है जो विकेट कीपर्स का है, एक सेट है जो बॉलर्स का है। सो आपके यूनिवर्सल सेट में विकेट कीपर और बॉलर के कोई जॉइंट ही नहीं है, कोई कॉमन नाम ही नहीं है। कॉमन नाम नहीं है मतलब क्या है, वो दोनों अलग अलग सेट है, वो दोनों का कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी, विकेट कीपर्स के सेट को आप डब्ल्यू ले लेना, बॉलर्स के सेट को आप बी ले लेना। तो डब्ल्यू और बी का इंटरसेक्शन आपको नल सेट ही आएगा। नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का भी मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा जो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा। आई गेस फर्स्ट वन है जो आपको समझ में आ जाएगा। You have some non-resident Indians are not rich. Let me just write it. Some non-resident Indians are not rich. तो सबसे पहले आप लिखोगे यू इज सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि मतलब जितने लोग, जितने इंडियंस इंडिया के बाहर रह रहे, जरूरी नहीं है कि वो रिच होंगे। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। फिर आप लिखोगे एन, मतलब क्या, सेट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस। सेट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। Then you have R, that is set of
रिच नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये हो गया। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाओगे इसमें सब ह्यूमन बींग्स। फिर आप एक ऐसा बनाओगे जो सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। फिर आप एक ऐसा बनाओगे जिसमें सारे रिच इंडियंस हैं। फिर आप क्या करोगे, आपको रिच इंडियंस नहीं चाहिए, रिच नॉन रेसिडेंट इंडियंस नहीं चाहिए, आपको रिच और नॉन रिच लोग नहीं चाहिए, आपको रिच नॉन रेसिडेंट रिच इंडियंस चाहिए। तो मतलब आपका सिर्फ ये सेट आएगा। एक मिनट में बस देख लो एक बार कि हमने क्या लिखा है। सेट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, मतलब इसमें सारे लोग रहते हैं, जो रिच नहीं है भी वो भी, इसमें सिर्फ रिच वाले रहते हैं। और इसमें और इस पर्टिकुलर स्पेस में कैसे है, जो रिच है और नॉन रेसिडेंट है वो, इसमें जो रिच है सिर्फ वही है, इसमें रिच और नॉन रेसिडेंशियल एनआरआई जो है वो है, और इसमें एनआरआई ऐसे है जो रिच नहीं है। इसमें वो एनआरआई है जो रिच है, इसमें सिर्फ रिच लोग हैं, डजेंट मैटर कौन सी नेशनैलिटी के। इसमें एनआरआई है जो इंडियन है और रिच नहीं है। तो आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये जो मैंने शेड किया हूँ वो वाला सेट चाहिए। या मतलब आपको सिर्फ एन वाला पार्ट चाहिए। तो इसमें आपको क्या आएगा, एन माइनस आर इज नॉट एम्प्टी। माइनस मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि आप सारे एनआरआईज को ले रहे हो। समझो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ एनआरआईज की, तो उसमें से समझो 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। तो ये 5 में से अगर सी और डी के पास, सी और डी रिच लोग हैं, तो मैं इनका नाम लिस्ट से हटा दूंगा। सी और डी यहाँ आएंगे तो मैं उनको हटा दूंगा, और मुझे सिर्फ यहाँ पे ए बी और ई नाम का जो आदमी है उनको कंसिडर करना है। सो दिस इज अ टर्म फॉर डिफरेंस, कि मतलब मैंने सारे रिच लोगों को हटा दिया, सारे रिच जो एनआरआईज थे उनको हटा दिया, सारे रिच लोगों को हटा दिया, सिर्फ जो एनआरआई ऐसे हैं जो रिच नहीं है उनका सिर्फ इतना पार्ट ऑफ सर्कल रहेगा, वही आपका आंसर रहेगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। बाकी दो तो बहुत इजी है, आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये आपका मैथ्स 1 का पहला चैप्टर खत्म होता है, लॉजिक। दूसरे बाकी का जो लेक्चर रहेगा वो आपके मैथ्स 2 के सेकंड चैप्टर, दैट इज योर इंश्योरेंस एंड एन्युइटी, उसके ऊपर होगा, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है और आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो गियर अप, until then take care, stay home and stay safe.